फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, राज्य से साम्राज्य। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू और चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का क्लास जो है ये हम लोगों का चैप्टर का डिस्कशन का है, और चैप्टर का जो डिस्कशन रहेगा उसी में आपका एमसीक्यू क्लास मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो यहाँ पे 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक हम लोग स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 तक कर चुके हैं, और इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स भी हो चुका है। कुछ दिन में जो है हम लोग का क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, राज्य से साम्राज्य, हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ जो है स्थापित किया गया है, जो कि शेरों वाला। तो देखिए, शेरों वाला जो स्तंभ जो है कहाँ है, तो ये सारनाथ में है। तो इसमें क्या है ना कि अशोक के निर्देश पर इसके जैसे जो है कई स्तंभ और पत्थर पे क्या है, अभिलेख जो है उत्कीर्ण कराया गया है। तो अगर हम लोग इससे पहले अभिलेख के बारे में समझे, तो इससे पहले कि राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे अलग होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसका स्थापना जो है उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पिता का नाम, बेटा कौन था, बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक था। अगर पूछ लिया जाए कि अशोक चंद्रगुप्त का कौन है, तो ये इसका पुत्र है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो अशोक का क्या है, दादाजी है। ठीक है, तो लगभग कितने साल पहले, तो 23 साल पहले के थे। और देखिए, चाणक्य, याद रखिएगा, चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, और इसी की सहायता से जो है ये आपका राजा बन पाया था। तो और इसके नाम पे एक शास्त्र नाम की किताब भी मिलती है। ठीक है, यानी चाणक्य के कई विचार जो है अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है पूछ दिया जाता है, तो ये आपका चाणक्य ने लिखा है, और चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य कहते थे, कौटिल्य कहते हैं। देखिए, साम्राज्य जो रहता है ना, वो राज्य से बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, इसमें बहुत से नगर होते हैं, और इनमें साम्राज्य की राजधानी जैसे की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। देखिए, साम्राज्य की राजधानी कौन कौन था, तो पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, और तक्षशिला था। तो तक्षशिला जो है ना, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो है ना, ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे पड़ता था। तो शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये दोनों का मार्ग से देख लीजिएगा, हाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस, कि आपका जो दूसरी तरफ उज्जैन, ये जो पहला जो है ना तक्षशिला, ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ते पर पड़ता था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक ही परिवार का जब लोग जो है एक के बाद एक सदस्य बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग राजवंश कहते हैं। तो ये चीज़ जो है क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर एक ही परिवार के लोग के लोग जो है एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस परिवार को, तो उस परिवार को हम लोग राजवंश कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त का बेटा जो था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा जो था अशोक, ये एक के बाद एक राजा बनते हैं। ठीक है, तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें हम लोग लाल बिंदु से यहाँ पे देखिए अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ देखने को मिला है। जैसे कि ब्रह्मगिरी में है, येरकुड्डी में मिला है, मस्की में मिला है, सोपारा में, सनाती में, कलिंग में, सॉरी ये चोगार में, धोली में, सांची में, और टोपरा में, बहुत सारी जगह जो है मिला हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अशोक का शिलालेख मिला है, लेकिन ये अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे, और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो था ना, वो जंगल से भरा हुआ था। और जंगल से भरा हुआ था, वहाँ पे फल फूल जानवर जो है बहुत ही मतलब कि बहुत ही मिल जाते थे, और इस तरीके से शिकार करके वहाँ पे अपना जीविका चलाते थे। तो साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में जो है लोग भिन्न भिन्न भाषाएं जो है बोलते थे। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब साम्राज्य ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो अलग अलग जगह पे लोग रहते थे, और जब वो अलग अलग जगह रहते थे तो उनका भोजन, उनका खान पान, सब चीज़ जो था वो अलग अलग था। ठीक है ना, और जब अलग अलग भाषा था, अलग अलग खान पान था, तो उनके पोशाक भी जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया ना कि साम्राज्य जो है आपका, मतलब कि साम्राज्य जो है वो राज्य से किस तरीके से अलग था। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अब देखिए राज्य साम्राज्य जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि इसलिए सम्राटों को राजा की तुलना में ज़्यादा अब देखिए जब राज्य से साम्राज्य बहुत ही बड़ा है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे हमें जो है संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। क्यों पड़ती होगी? क्योंकि उतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो है इन्हें अधिकारी की ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। जैसे ये लोग कर लिया करते थे तो कर लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इन लोगों को अधिकारी की बहुत ही बड़ी संख्या में ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साम्राज्य का प्रशासन क्या है। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण, सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ था? तो पाटलिपुत्र पे था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को, अब देखिए यहाँ पे जो है अधिकारी इसलिए रखा जाता था जैसे कि यहाँ उस समय क्या था कि हर लोगों से कर लिया जाता था। जैसे कि व्यापारी पे लोग को से कर लिया जाता था, पशुपालक से, किसानों से, ठीक है। तो कर लेने के लिए इन्हें अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता था और जो राजा के आदर्शों को उल्लंघन करते थे वो अधिकारी को सजा भी मिलता था। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था और वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो मौर्य समाज के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। देखिए जो छोटे क्षेत्र थे या उसको छोटे छोटे जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत भी कहते हैं। तो इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन जो था एक तरह का प्रांतीय राजधानी था और यहाँ पे शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ पे का राज्यपाल या राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो ऐसे ऐसे जगह पे क्या रखा जाता था जैसे कि अभी के टाइम में गवर्नर रखा जाता है आपका राज्य में। उस समय भी जो है अलग अलग ऐसे क्षेत्रों पे जो है राजकुमारों को गवर्नर के रूप में रखा जाता था, राज्यपाल के रूप में रखा जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थी और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है कि उत्तर पश्चिम, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है ये सोने के लिए, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा जो उत्तर पश्चिम है, जैसे ये इलाका जो हो गया ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये जो इलाका है ना किस लिए प्रसिद्ध था? तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और ये जो अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो संसाधन नजराने के रूप में जो है इकट्ठा किए जाते थे, ठीक है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु, अब देखिए जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भाई जो आपका जो गांव में रहते, जो जंगल में रहते तो वो लोग क्या देते थे? तो जंगल से जो भी जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उसे वो कर के रूप में दिया करते थे। जैसे लकड़ी हो गया, मधु हो गया, मोम हो गया, ये सब चीज़ वो दिया करते थे। अच्छा नजराना देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था वही नजराना अनियमित। अच्छा नजराना और कर में क्या डिफरेंस होता है? तो कर जो रहता है ना, जैसे कि अगर आप बोल दिया जाए कि इतना फसल होगा तो इस फसल पे इतना कर लगाया जाएगा, ठीक है, वो फिक्स होता था। लेकिन ये जो नजराना रहता था ना ये आपका अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से। और ऐसा नहीं है कि कर, तो कर आपको देना ही है, जैसे टैक्स अभी गवर्नमेंट को दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, वो आपके लिए तो कंपलसरी है, वो देना ही है। लेकिन नजराना ऐसा होता था ना जैसे कि आप गिफ्ट, ये आपका मतलब है कि अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। राजधानी में सम्राट, देखिए मैगंथिस चंद्रगुप्त, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैगंथिस किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगंथिस, और मैगंथिस ने जो कुछ देखा था उसका वर्णन उन्होंने किया था। तो यहाँ पे देखिए सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें
और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों और तरफ जो है चक्कर लगाता था। तो राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वो हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं उन पर कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकरों से जो है चखवाते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं रहते थे। देखिए पाटलिपुत्र जो कि क्या है, अभी आधुनिक पटना है और ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज है और 64 द्वार है और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। तो देख लीजिए क्या क्या आपका फीचर्स है या क्या क्या कैरेक्टर है आपका पाटलिपुत्र का। तो राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। तो चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये अशोक एक अनोखा सम्राट। अब देखिए यहाँ से जो है हमें अशोक का लिंग जो है और अशोक का अभिलेख से जो है हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो रहेगा ना क्लास, ये चैप्टर जो है हम लोग 6 कर रहे हैं, सॉरी 7 कर रहे हैं, क्लास चैप्टर 7। तो क्लास 7 पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।